राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 पढ़ दिया मैंने। आर्टिकल 24 बोलता है नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स शैल बी एम्प्लॉयड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री और माइन इंगेज्ड इन एनी अदर हजार्डस एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो ये बोलता है आर्टिकल 24 आपका कि किसी भी बच्चे को जो 14 साल से नीचे का है आप उसको काम नहीं करवा सकते, किसी भी फैक्ट्री में नहीं लगा सकते या माइन में नहीं लगा सकते, ठीक है, या किसी भी हजार्डस एम्प्लॉयमेंट में आप उसको नहीं लगा सकते हो। तो ये आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 था जिसके बाद जिसमें बताया गया था राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा राइट टू रिलीजन। ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक कवर किया गया है। इसमें देखिए बात किया गया है आर्टिकल 25 सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर मोरालिटी एंड हेल्थ एंड to the other provision of this part, all persons are equally entitled to freedom of conscience and the right freely to profess, practice and propagate religion। ठीक है, दूसरा है आर्टिकल 25 का सब आर्टिकल 2 नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लॉ और प्रिवेंट टू स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉस। ठीक है, इसके बाद इसमें दिया हुआ है सब क्लॉज ए रेगुलेटिंग और रेस्ट्रिक्टिंग एनी इकोनॉमिक फाइनेंशियल पॉलिटिकल और अदर सेक्युलर एक्टिविटी विच मे बी एसोसिएटेड विद रिलीजियस प्रैक्टिस। तो आर्टिकल 25 जो है आपको फ्रीडम ऑफ रिलीजन और किसी भी धर्म को प्रोफेस करने का आजादी देता है, आपको जिस धर्म को जो है प्रचार प्रसार करना है आप कर सकते हो। ठीक है, प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन, यह अधिकार आपको कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25 देता है। ठीक है, आर्टिकल 26 क्या देता है? आर्टिकल 26 सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर मोरालिटी एंड हेल्थ एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन और एनी सेक्शन thereof shall have the right to establish the maintain institution for religious and charitable purpose। कोई भी धर्म का है, ठीक है, तो आर्टिकल 26 बोलता है कि आप अपना इंस्टीट्यूशन बना सकते हो, चैरिटेबल पर्पज से आप उसको जो है आगे चला सकते हो। दूसरा है टू मैनेज इट्स ओन अफेयर इन मैटर ऑफ रिलीजन, आपका कोई धार्मिक मुद्दा है तो आप खुद से उसको मेंटेन कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, सरकार आपका उसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेगा। ठीक है, टू ओन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर आपको धर्म के नाम पर कोई भी सामान खरीदना है या बेचना है वे आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, और आप टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग विद लॉ, जो भी प्रॉपर्टी है आपके पास रिलीजियन ही है, ठीक है, रिलीजियस प्रॉपर्टी ही है, लेकिन वो जो है लॉ के अकॉर्डिंग आप उसको जो है एडमिनिस्टर कर सकते हैं। आर्टिकल 27 बोलता है नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्सेस the proceed of which are specifically appropriated in payment of expenses for the promotion or maintenance of any particular religion and religious denomination। ठीक है, किसी भी पर्सन को कंपेल नहीं किया जाएगा कि वो टैक्स भरे किसी भी धर्म के लिए। अगर उसको लगता है कि इस धर्म में मुझे पैसा देना है या मैं अपने जैसे मैं हिंदू हूँ तो मुझे किसी को देना है डोनेशन तो मैं दे सकता हूँ। ठीक है, मुझे इसके लिए कोई रोक नहीं सकता और मुझे इसके लिए जो है आर्टिकल 27 पावर देता है। ठीक है, इसके बाद है आर्टिकल 28 नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होल्डली मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड। ठीक है, ये बोलता है आर्टिकल 28 कि अगर स्टेट के पैसा से कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चलता है तो वहां पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जा सकता। ठीक है, इसके बाद है नथिंग इन क्लॉज 1 शैल अप्लाई टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन which is administered by the state but has been established under any endowment or trust which require the religious instruction shall be imparted in such institution। ठीक है, तो ये हो गया आपका आर्टिकल 25 से 28 तक राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, इसके बाद लास्ट है आपका कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ये दिया हुआ है आर्टिकल 29 से आर्टिकल 30 में। क्या है तो देखिए आर्टिकल 29 बोलता है एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन रिसाइडिंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट देयर ऑफ हैविंग अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज स्क्रिप्ट कल्चर और ऑफ इट्स ऑन शैल हैव द राइट टू कंजर्व द सेम।
ठीक है। जैसे ये है ना यार माइनॉरिटी लोगों का, जैसे कोई मतलब अभी आप लोगों ने देखा होगा कि माइनॉरिटी कॉलेज होता है, कोई कोई गुजराती है या मारवाड़ी है, ठीक है। तो ये क्या है, उनका अगर कोई कल्चर है या उनका कोई मतलब हेलो, हाँ हाँ, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, करेक्ट। तो उनको अपना ये जो है प्रिजर्व करने का अधिकार देता है, कंजर्व करने का, ठीक है। कि भाई ये हमारा, जैसे मान के चलो कोई गुजराती है और वो बहुत बड़ा आदमी है, उसने कोई कॉलेज खोला, तो वो चाहेगा ना कि भाई गुजराती जो बच्चे हो उनको थोड़ा बेनिफिट हमारे तरफ से दिया जाए, तो वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के लिए अप्लाई करते हैं वो लोग, ठीक है। और फिर सरकार जो है उसको दे भी देता है कि ठीक है भाई आप इतना इतना सीट रख सकते हो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय द स्टेट और रिसीव एड आउट ऑफ द स्टेट फंड्स ऑन ग्राउंड्स ओनली इफ ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज और एनी ऑफ देम। आर्टिकल 29 का सब आर्टिकल 2 बोलता है कि भाई कोई भी इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो वो किसी को भी बार नहीं कर सकता कि आपका एडमिशन नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। अगर वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चलता है या स्टेट गवर्नमेंट उसको फंड करता है, तो ऐसे कॉलेज आपको जो है एडमिशन देने से नहीं रोक सकता। किसके आधार पर? जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर, एक्सेट्रा, ठीक है। आर्टिकल 30 बोलता है ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस, ठीक है। तो यही है, तो ऑल जितने भी माइनॉरिटी हैं, चाहे वो धर्म के आधार पर हो या भाषा के आधार पर हो, उनके पास अधिकार है कि वो अपना एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाए, इस्टेब्लिश करे, ठीक है, और उसको अपने हिसाब से चॉइस से चलाए, ठीक है। इसके बाद लास्ट है आपका इधर गया आर्टिकल 32, एक सेकेंड, हाँ, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, ये आपका छठा अधिकार है, सिक्स्थ फंडामेंटल राइट, ठीक है, जिसमें आर्टिकल 32 है। देखिए, द राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट बाय अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द राइट कॉन्फर्ड बाय दिस पार्ट इज गारंटीड, ठीक है। फंडामेंटल राइट जितने भी हैं आपके आर्टिकल 14 से 32 तक, उसमें अगर आपका कहीं भी लगता है कि यहाँ पे आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है, तो आर्टिकल 32 ये बोलता है कि आप सीधा सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो, ठीक है, कि आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है। 32 का सब क्लॉज 2 बोलता है द सुप्रीम कोर्ट शैल हैव पावर टू इशू डायरेक्शन और ऑर्डर और रिट इंक्लूडिंग रिट्स इन द नेचर ऑफ हेबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, को वारंटो एंड सर्शियोररी whichever may be appropriated for the enforcement of the right conferred by this part, ठीक है। सब क्लॉज 2 बोलता है 32 का कि सुप्रीम कोर्ट इन जो फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहे हैं उसके लिए हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में जो है 5 तरीके के रिट के प्रावधान है, ठीक है। वो हमारे बेसिकली फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है ये 5 रिट इश्यू कर सकता है आपके फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। अभी ये जो 5 फंडामेंटल ये है रिट है, इससे भी सवाल बनते हैं, आपको 6 मार्क्स के लिए बोला जा सकता है कि हेबियस कॉर्पस के बारे में एक्सप्लेन करें या मैंडमस के बारे में एक्सप्लेन करें, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पे पांचों रिट 5 मिनट में एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला क्या है आपका रिट है हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस जो रिट है वो बोलता है कि कोई भी डिटेन्ड बॉडी है, डिटेन्ड बॉडी का मतलब किसी को किसी ने इलीगल अरेस्ट किया है या किसी को किसी ने इलीगल बंद करके रखा है, ठीक है। तो उसमें हेबियस कॉर्पस का रिट जो है इशू करता है सुप्रीम कोर्ट। हेबियस कॉर्पस का मतलब है टू प्रोड्यूस द बॉडी, ठीक है। आप जहां कहीं भी आपको लगता है कि किसी बंदे को किसी ने अरेस्ट करके रखा है या बंद करके रखा है, तो आप उसमें सुप्रीम कोर्ट में हेबियस कॉर्पस का रिट लगा सकते हो, ठीक है। दूसरा है को वारंटो। को वारंटो का मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी, किसी अथॉरिटी ने आप जैसे मान के चलो कोई टीटी है, ठीक है, ये ट्रेन है, ठीक है, ट्रेन में आप सफर कर रहे हो, पुलिस वाला आया कोई और आपसे बोल रहा है टिकट दिखाओ,
पुलिस वाले का अधिकार है क्या टिकट देखने का? टिकट देखने का अधिकार किसको है? टीटी को है, क्योंकि टीटी को वहां पे अथॉरिटी बनाया गया है कि आप टिकट चेक करोगे। ठीक है, तो अगर आप उस पुलिस वाले के खिलाफ केस करोगे सुप्रीम कोर्ट में कि भाई ये इनसे पूछिए कि ये किस अथॉरिटी से मेरा टिकट चेक कर रहे थे, ठीक है, बाय व्हाट अथॉरिटी, तो उस केस में को वारंटो का जो है रिट इशू करते हैं सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, जब कोई इलीगल पोस्ट धारण किया हो, सिंपल से लैंग्वेज में, वहां पे उसने टीटी तो था नहीं, वो था पुलिस वाला। पुलिस वाले का अधिकार ही नहीं है कि ट्रेन के अंदर टिकट चेक करे वो सबका। जब पुलिस चेक करेगा तो फिर टीटी क्यों है? बराबर। तो ऐसे कोई इलीगल काम जिसको उस अथॉरिटी को दिया ही नहीं गया है, ठीक है, या उसने गलत होल्ड किया है उस पोस्ट को, तो उस केस में आप ये रिट लगा सकते हो, रिट को वारंटो। ठीक है, इसके बाद है आपका रिट ऑफ ये मैंडेमस। रिट ऑफ मैंडेमस का मतलब है कि कोई भी अथॉरिटी है, ठीक है, गवर्नमेंट अथॉरिटी, वो अपना काम नहीं कर रहा है। ठीक है, जैसे मान के चलो बीएमसी का एग्जांपल ले लेते हैं। एक रास्ता है मालाड से कांदीवली तक का, उसमें बहुत सारे वो होल्स हो गए, मतलब रोड वाला जो होता है ना, जगह जगह पे गड्ढा हो गया। इसके कारण कई बार एक्सीडेंट भी हो गया, लेकिन बीएमसी वहां पे जो अथॉरिटी है वो काम नहीं कर रहा है। तो उससे हमें काम कराना है, तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे सुप्रीम कोर्ट में रिट ऑफ मैंडेमस का अप्लाई, और कहेंगे कोर्ट को कि सर यहाँ पे देखिए अथॉरिटी का काम है, ये कर ही नहीं रहे हैं। तो फिर सुप्रीम कोर्ट में रिट ऑफ मैंडेमस इशू करेगा उस अथॉरिटी के लिए कि भाई मैं बोल रहा हूं अब वो काम कर। तो वो आदेश, मैंडेमस का मतलब होता है परमादेश। ठीक है, परमादेश का मतलब सुप्रीम कोर्ट सीधा आदेश देगा कि मैं बोल रहा हूं वो काम कर, जो तू पहले अपनी इच्छा से नहीं कर रहा था, जो तुमको दिया गया था करने को। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद है आपका रिट ऑफ प्रोहिबिशन। रिट ऑफ प्रोहिबिशन सुप्रीम कोर्ट जो है लोअर कोर्ट को के लिए इशू करता है। लोअर कोर्ट कब इशू करता है लोअर कोर्ट के लिए? तो लोअर कोर्ट जब किसी एक्स्ट्रा जुडिशियल, मतलब होता है ना, मतलब उनके पास जो जुरिस्डिक्शन दिया गया है, ठीक है, वो बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन जाके किसी मैटर को अगर देखते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में आप रिट ऑफ प्रोहिबिशन लगा सकते हो, और सुप्रीम कोर्ट उसको जो भी लोअर कोर्ट अपना वो मैटर देख रहा होगा, उसको बोलेगा कि भाई तू रुक जा, मैं हूं, तू रुक। ठीक है, तो उनको प्रोहिबिट कर देगा वो मैटर देखने से, जो कि उनके जुरिस्डिक्शन में था ही नहीं, वो बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन वो मैटर देख रहे थे। ठीक है, तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसको बोला कि भाई रुक, प्रोहिबिट कर दिया उसको कि तू आगे अभी मत बढ़। ठीक है, इसके बाद है रिट ऑफ सर्सोररी। सर्सोररी क्या होता है? सर्सोररी होता है, मान के चलो बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन उन्होंने मैटर लिया और उन्होंने फैसला भी सुना दिया, ठीक है, और बाद में पता चला कि उसका तो जुरिस्डिक्शन ही नहीं था उस लोअर कोर्ट का, तब क्या होगा? तब होगा रिट ऑफ सर्सोररी। सुप्रीम कोर्ट इश्यू कर देगा रिट ऑफ सर्सोररी और बोलेगा कि तुम्हारा जो भी ऑर्डर था वो वहीं रद्द करता हूं, ठीक है, और अभी तुम कोई आदेश पारित नहीं करोगे अब। ठीक है, तो सर्सोररी जो होता है किसी भी लोअर कोर्ट के बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन में दिए गए किसी ऑर्डर को रोकने के लिए, ठीक है, क्वैश करने के लिए, और फिलहाल उनको कोई भी ऑर्डर पास ना करे ऐसा, इसीलिए वो रिट ऑफ सर्सोररी इशू किया जाता है। उम्मीद है सभी को समझ में आया हो रिट। ये 5 रिट से सवाल बनते ही हैं। ठीक है, हो सकता है 13 मार्क्स में आपसे पूछे कि डिफाइन रिट्स एंड एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ रिट्स। ठीक है, बहुत इजी लैंग्वेज में समझो ना, तो देखो हेबियस कॉर्पस का मतलब है प्रोड्यूस दी बॉडी। ठीक है, कोई भी बॉडी किसी ने डिटेन करके रखा होगा, ठीक है, तो उसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। अगर कोर्ट में ही हेबियस कॉर्पस का रिट जाता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट हेबियस कॉर्पस का संज्ञान लेके बोलेगा कि भाई तू उसको लेके आ। ठीक है, दूसरा क्या था? दूसरा था को वारंटो। को वारंटो का मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी, आपने किस अधिकार से, किस अथॉरिटी से आपने मेरा टिकट चेक किया। आप टीटी हो, नहीं हो, तो क्यों आप चेक करोगे? ठीक है, या किसी ने गलत होल्ड किया है पोस्ट, मान के चलो मेरे पास 10वीं का सर्टिफिकेट था, ठीक है, और मैं आईएएस बन गया, जबकि आईएएस के लिए 12वीं होना चाहिए, 15वीं होना चाहिए, यूपीएससी का रिजल्ट आना चाहिए, उसके बाद रैंक होना चाहिए, उसके बाद बनते हैं ना। अगर मैं डायरेक्ट आईएएस बन जाता हूं, तो मैं किस अथॉरिटी से आईएएस बना? मेरे पास क्या है?
ठीक है। तो उस केस में भी आप सुप्रीम कोर्ट में जाके बोल सकते हो कि सर ये तो मेरे सामने ही 10वीं किया था, इसके बाद इसने पढ़ा नहीं, तो ये आईएएस बना कैसे, बाय व्हाट अथॉरिटी ये आईएएस है। ठीक है, तो ऐसे में भी आप ये रिट ऑफ ये को वारंटो लगा सकते हो। ठीक है, इसके बाद हमारा कौन सा रिट था, इसके बाद हमारा रिट था, अरे पेज घूम जाता है। हाँ, इसके बाद था रिट ऑफ मैंडेमस। मैंडेमस का मतलब होता है परमादेश। सुप्रीम जो भी अथॉरिटी, याद रखना गवर्नमेंट अथॉरिटी, ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी जिनको काम दिया गया है, अगर वो लॉफुली काम नहीं करते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट में रिट ऑफ मैंडेमस इशू करा सकते हो कि सर इस अथॉरिटी को बोला जाए कि वो अपना काम करे। जैसे मैंने अभी बताया था कि बीएमसी अपना काम नहीं कर रहा था, रोड पे पूरा गड्ढा हो गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको बोला कि भाई जा अभी बना वो रोड, अब मैं बोल रहा हूं ना जा, ऐसा। ठीक है, इसके बाद क्या है, रिट ऑफ प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब है टू प्रोहिबिट, रोकना। कोई भी लोअर कोर्ट जब अपने अधिकार क्षेत्र से आगे बढ़ जाता है और किसी मैटर को सुनने लगता है तो सुप्रीम कोर्ट रिट ऑफ प्रोहिबिशन लगाता है। अगर कोई बंदा फाइल करेगा तो कि सर इस कोर्ट में ये मामला गया था, इनके पास तो अधिकार ही नहीं था, तो ये कैसे देख रहे हैं, तुरंत सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर रिट ऑफ प्रोहिबिशन लगाएगा, बोलेगा तू रुक जा भाई, तू वहीं रुक, मैं देखूंगा उसको। ठीक है, और रिट ऑफ सर्सरी है कि जब उन्होंने बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन जाके कोई जजमेंट पास कर दिया है, ठीक है, तो उसको तुरंत क्वैश करें और वहीं पे उनको रोके, इसीलिए रिट ऑफ सर्सरी लगाया जाता है। समझ में आया सभी को? ठीक है, भूलना मत, ये आगे भी काम आएगा। रिट ऑफ सर ये जो है ना, ये आपका बीएनएसएस में भी आएगा ये रिट्स। ठीक है, और भी पीआईएल में भी है, आगे पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, वो नेक्स्ट सेमेस्टर में। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अभी अगला है आपका आर्टिकल 33। इसमें बोलता है पार्लियामेंट में बाय लॉ डिटरमाइन टू व्हाट एक्सटेंट एनी ऑफ द राइट कन्फर्ड बाय दिस पार्ट शैल इन देयर एप्लीकेशन टू द मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, द मेंबर ऑफ द फोर्स चार्ज विद द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। तो ये बोलता है कि आर्टिकल 30 बोलता है कि ये जो आम आदमी है, ठीक है, उसके लिए तो आपको सारा फंडामेंटल राइट है, बराबर, लेकिन कुछ फंडामेंटल राइट जो है वो आर्मी वालों के लिए मतलब उनको रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा। ठीक है, अब जैसे मान के चलो मैं आम आदमी हूँ, ठीक है, तो मैं इंस्टा स्टोरी लगाता हूँ, व्हाट्सएप स्टोरी लगाता हूँ, जो मर्जी होता है लगा देता हूँ। ठीक है, मैं हमेशा फोन चालू रखता हूँ, 24 आवर्स मेरा नेट ऑन रहता है, मैं इंस्टा फेसबुक चलाता हूँ, किसी से भी बात कर लेता हूँ। क्या यही अधिकार जो बॉर्डर पे हमारे आर्मी है उसको मिला है? क्या नहीं मिला है। वो इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे अपना लोकेशन तक शेयर नहीं कर सकते। ठीक है, वो फिर वो क्या बोलेंगे, मेरा फंडामेंटल राइट है कि मुझे स्टेटस लगाना है? नहीं। तो यही है आर्टिकल 33 में कुछ प्रोविजन दिए गए हैं कि पार्लियामेंट चाहे तो ऐसा वो कर सकते हैं। ठीक है, अगला है आर्टिकल 34। Notwithstanding anything in the foregoing provision of this part, Parliament may by law indemnify any person in the service of the union or state or any other person in respect of any act done by him in connection with the maintenance, restoration of order in any area within the territory of India where martial law was in force, validate any sentence passed, punishment inflicted, forfeiture order or other act done under martial law इन सच एरिया। ठीक है, तो आर्टिकल 34 में भी उनके कुछ राइट्स को जो है रेस्ट्रिक्ट किया गया है कि भाई आपको यूनियन में, जो भी यूनियन गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो भी जॉब करते हैं उनके लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं 34 में। 35 है आपका नॉट विद एनीथिंग, ये नहीं, इसके लिए आपको पूछा नहीं जाएगा 35 का। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 36 डीपीएसपी। डीपीएसपी का मतलब है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आर्टिकल 36 दिस पार्ट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्ड द स्टेट हैज सेम मीनिंग इन द पार्ट एज इन पार्ट 3। 37 आर्टिकल 37 द प्रोविजन कंटेंट इन दिस पार्ट शैल नॉट बी इन्फोर्सिएबल बाय एनी कोर्ट। ठीक है, देखो सबसे पहले लिख दिया है, क्यों? क्योंकि ये डीपीएसपी है। डीपीएसपी का मतलब है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी।
मतलब मोटा मोटी इसमें यह है कि स्टेट जो है बहुत सारे ऐसे प्रावधान करेंगे, किसके लिए करेंगे? वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए, ठीक है, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम करेंगे। तो वो काम जो होगा ना, वो आपका अधिकार नहीं होगा, वो गवर्नमेंट की ड्यूटी होगी, ठीक है। तो जब आपका अधिकार नहीं होगा तो आप सुप्रीम कोर्ट जा कैसे सकते हो, या हाई कोर्ट कैसे जा सकते हो, बराबर। तो आर्टिकल 37 इसीलिए बोल रहा है कि ये जो डीपीएसपी है वो इन्फोर्सिएबल बाय एनी कोर्ट नहीं है। नहीं है का मतलब क्या? कि आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। इसमें लिखा है अगर कि आपको गवर्नमेंट जो है घर मुहैया कराएगी या गवर्नमेंट जो है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क देगी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट आपको हाथ पकड़ के लाएगा और बोलेगा कि नहीं। डीपीएसपी का मतलब है कि ये स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर एक ऑब्लिगेशन है, ठीक है, कि उनको ये करना चाहिए। ये बाध्य नहीं है कि उनको कल ही करना चाहिए, ऐसा नहीं है, लेकिन वो कोशिश करेंगे कि उनके जो भी अंडर में जो पीपल लोग हैं, जो लोग रहते हैं, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए वो काम करें, ठीक है, वेलफेयर के लिए काम करें, ऐसा। तो आर्टिकल 37 सीधा क्लियर बोल रहा है कि दिस पार्ट नॉट बी इन्फोर्सिएबल बाय एनी कोर्ट। अगर डीपीएसपी में कोई भी प्रोविजन है तो आप उसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते कि इसका वो इन्फोर्समेंट कराइए सर, नो। ये ऑब्लिगेशन है स्टेट का कि वो करेंगे, ठीक है, आपका राइट नहीं है। But the principle therein laid down are nevertheless fundamental in the governance of the country, and it shall be duty of the state to apply these principle in making laws. ठीक है, तो ये बोल रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट जो भी होगा उनका ड्यूटी है, इसके अंदर जो भी प्रोविजन है ना, वो जो भी लॉ बनाएंगे तो इस हिसाब से बनाएंगे, ठीक है। जैसे अभी देखो, जब आर्टिकल 39 पढ़ोगे तो उसमें डी है। डी में देखिए क्या है, दैट देयर इज इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वीमेन, ठीक है। अभी मैं 6 सेमेस्टर का लेक्चर ले रहा था कल नहीं परसों, ठीक है, तो उसमें भी ये दिया हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन में महिलाओं के लिए क्या क्या प्रावधान है। तो उसमें हम लोगों ने यही पढ़ा था, आर्टिकल 39 डी। इसमें क्या है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मेन एंड वुमेन, मतलब मर्द को भी उतना ही पैसा मिलना चाहिए जितना महिला को। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो अब इसके लिए बोलोगे कि कोई कानून बना है या नहीं बना है, तो इसके लिए कानून बनाया है, द इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट करके एक एक्ट है, ठीक है, उसमें प्रोविजन बनाया गया है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के हर प्रोविजन के लिए हमारे पास कानून बनाया गया है जो जरूरी है, ठीक है। तो देखिए ये हो गया। इसके बाद है आर्टिकल 38, द स्टेट शैल स्ट्रीव टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल, ठीक है, ये मैंने शुरू में ही बताया, बाय सिक्योरिंग एंड प्रोटेक्टिंग एज इफेक्टिवली एज इट मे अ सोशल ऑर्डर इन विच जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल शैल इन्फॉर्म ऑल इंस्टीट्यूशन ऑफ द नेशनल लाइफ। The state shall in particular strive to minimize the inequalities in income, ठीक है, and endeavor to eliminate inequalities in status, facilities and opportunities, not only amongst individual but also amongst group of people residing in different areas or engaged in different vocations, ठीक है। Article 39, the state shall in particular direct the policy towards securing the citizen men and women equally, ठीक है, हैव द राइट टू एन एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड, ठीक है, जीवन यापन करने के लिए महिला हो या पुरुष हो उनको इक्वल जो है संसाधन मिलना चाहिए। दूसरा है दैट द ओनरशिप and control of the material resources of the community are so distributed as best to subserve the common good. C है that the operation of the economic system does not result in the concentration of wealth and means of production to the common detriment. D. That there is equal pay for equal work for both men and women. E. That the health and strength of worker, men and women, and tender age of children are not abused. ठीक है, and that the citizen are not forced by economic necessity to enter a vocation unsuited to their age or strength. That the children are given opportunity and facility to develop in a healthy manner and in condition of freedom and dignity, and that childhood and youth are protected against exploitation, against moral and material abandon.
तो ये सब क्या है, ये जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, ये सब स्टेट का ड्यूटी है, ऑब्लिगेशन है कि वो ऐसा करे, ठीक है। या आप लोगों का अधिकार नहीं है कि स्टेट हमें जो है जॉब दिलाए या खाना खिलाए या इक्वल पे, ऐसा कुछ नहीं है। स्टेट का ऑब्लिगेशन है और उनको वो करना चाहिए। इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते कि स्टेट ये नहीं कर रहा है, नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 39A, द स्टेट शैल सिक्योर। हाँ हाँ बोलिए ना। मैंने ग्रुप में भेजा है सर लिंक। नहीं नहीं नहीं, लिंक लिंक भेजा है, उसको खोलोगे ना तो एक बेयर एक्ट खुलेगा। हाँ, नहीं क्योंकि ना मैं सोचा कि ये आपका फंडामेंटल ड्यूटी तक जो है ना हम लोग आर्टिकल वाइज पढ़े, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर्स, ये आपका क्या है, ये सिचुएशन, ये सब हम लोग लगातार कंटिन्यू कल से करेंगे, ठीक है। अभी हमारा क्योंकि आप लोगों का जो है ना फंडामेंटल ड्यूटी तक फिक्स है कि आपके मॉड्यूल में है, ठीक है, तो वहां तक तो कम से कम होना चाहिए ना, इसीलिए मैं बेयर एक्ट से पढ़ा रहा हूँ। आर्टिकल 39 बोलता है, आर्टिकल 39A, द स्टेट शैल सिक्योर दैट द ऑपरेशन ऑफ द लीगल सिस्टम promotes justice on a basis of equal opportunity and shall in particular provide free legal aid, ठीक है। तो आर्टिकल 39A में जो है ये स्टेट का जो है ऑब्लिगेशन है कि हर गरीब को जिसको भी लगता है कि उसको फ्री लीगल एड की जरूरत है तो गवर्नमेंट कोशिश करेगा कि उसको मिले, ठीक है। तभी तो आप देखते हो पब्लिक प्रोसिक्यूटर उनको दिया जाता है। अगर कोई पब्लिक आपका प्राइवेट मैटर है फिर भी आप गरीब हो, आपके पास नहीं है, तो भी आपको फ्री लीगल एड मिलता है, ठीक है। तो ये 39A में गवर्नमेंट का जो है एक ऑब्लिगेशन दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल 40, द स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, ठीक है। ये जो विलेज पंचायत है ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि हर स्टेट में, ठीक है, ये पंचायत लेवल, विलेज लेवल पर पंचायत का गठन हो। पंचायत सिस्टम का सपना किसका था, महात्मा गांधी का था, ठीक है। गांधी जी का ये सपना था कि हर स्टेट में ना पंचायत हो, गांव हो, ताकि वो छोटे छोटे लेवल पर जो है वो डेवलप करे, ठीक है। तो आर्टिकल 40 उनको ही सम्मान देने के लिए डाला गया था पंचायत के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 41, द स्टेट शैल विद इन the limit of its economic capacity and development make effective provision for securing the right to work, to education and to public assistance in cases of unemployment, old age, sickness and disablement and in other cases of unreserved one, ठीक है। तो ये बोलता है कि हर स्टेट गवर्नमेंट जो है ये कोशिश करेगा कि जो भी वहाँ के लोग हैं उनको राइट टू वर्क जो है मिले, एजुकेशन मिले, ठीक है, काम मिले, अनएम्प्लॉयमेंट दूर हो, ठीक है। तो ये सब जो है हर स्टेट गवर्नमेंट कोशिश करेगा, ठीक है। 42 है, द स्टेट शैल मेक प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड फॉर मैटरनिटी रिलीफ, ठीक है। आर्टिकल 42 में स्टेट को ये दिया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट ये कोशिश करेगा कि जो भी वर्कर है जो जहां काम कर रहे हैं उनका जो है काम करने का कंडीशन ह्यूमन कंडीशन होना चाहिए, ठीक है। और उसमें अगर कोई है महिला तो उनको मैटरनिटी रिलीफ भी मिले, ऐसा स्टेट गवर्नमेंट कोशिश करेगा, ठीक है। आर्टिकल 43, द स्टेट शैल endeavor टू सिक्योर बाय सुटेबल लेजिस्लेशन और economic organization in any other way to all worker agricultural, industrial or otherwise work a living wage condition of work ensuring a decent standard of life, ठीक है, and full enjoyment to leisure and social cultural opportunity। तो ये सब जो है स्टेट गवर्नमेंट की जो है ऑब्लिगेशन है कि आपको जो भी लोग हैं उनको जॉब मिले, आप एग्रीकल्चरल पे ध्यान दोगे, ठीक है, इंडस्ट्रियल पर ध्यान दोगे, उनके वेजेस कम तो नहीं है, इसीलिए आपने देखा होगा मिनिमम वेजेस एक्ट बनाए गए हैं, ठीक है, ताकि जो मजदूर हैं, जो वर्कर हैं, उनको एक डिसेंट सैलरी मिले ताकि वो डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जी सके, ठीक है, खूब इंजॉय करे, तो ऐसा। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 43A, द स्टेट शैल टेक स्टेप्स बाय सुटेबल लेजिस्लेशन और एनी अदर वे टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ अंडरटेकिंग, ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट और अदर ऑर्गेनाइजेशन इंगेज्ड इन एनी इंडस्ट्री।
ये भी स्टेट गवर्नमेंट का काम है कि भाई जो भी लोग हैं उनका जो है किसी इंडस्ट्री में मैनेजमेंट है या कोई भी एस्टेब्लिशमेंट है तो वहां पे उनको जो है इंगेज करे, नौकरी दे, ऐसा। नेक्स्ट है आर्टिकल 44, द स्टेट शैल endeavor टू सिक्योर फॉर द सिटीजन्स ए यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, आर्टिकल 44 में ये बताया गया है कि स्टेट जो है कोशिश करेगा कि पूरे देश में एक ही कानून हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आपको 6 मार्क्स के लिए पूछा गया है 2-3 बार, मैंने आप लोगों को भेजा होगा, देखना शॉर्ट नोट्स में। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मानना है कि अभी हमारे देश में जो है यूनिफॉर्म क्रिमिनल लॉ है। ठीक है, आपको पता होगा कोई मुसलमान मर्डर करेगा तो उसको भी जेल होगा, हिंदू मर्डर करेगा उसको भी जेल होगा, क्रिश्चियन मर्डर करेगा उसको भी जेल होगा। मुस्लिम लोग बोलते हैं क्या कि मुझे शरिया के हिसाब से पनिशमेंट दो, क्रिश्चियन में बोलते हैं क्या कि मुझे क्रिश्चियन लॉ के हिसाब से पनिशमेंट दो। नहीं, क्योंकि हमारे देश में क्रिमिनल का जो लॉ है वो इस यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट, रेस, सेक्स, सब पे लागू होता है। ठीक है, तो हमारे इंडिया में अभी सिर्फ क्रिमिनल लॉ जो है वो यूनिफॉर्म है। तो 44 बोलता है कि आपको जो है सिविल लॉ भी यूनिफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, हालांकि बहुत सारे जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अभी आपको पता होगा ये एक जजमेंट था ना, शाहबानो का केस था। ठीक है, मेंटेनेंस के लिए, तो मेंटेनेंस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मुस्लिम लोगों का मानना था कि हमारे इसमें मेंटेनेंस का कोई प्रोविजन नहीं है। ठीक है, तो वो जो महिला बोलती है, वो महिला बोली कि नहीं, जब हमारे पास क्रिमिनल लॉ है, ये अपना सीआरपीसी, तो सीआरपीसी तो यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्म है इसका मतलब सब पे लागू होता है, तो सब पे लागू होता है तो उसमें सेक्शन 125 बोलता है मेंटेनेंस के बारे में, तो फिर वो हम पे क्यों नहीं लागू होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको बहुत जो है संज्ञान में लिया और तभी उन्होंने बोला था कि अब जरूरत है कि सिविल कोड भी यूनिफॉर्म हो, ताकि जैसे हिंदू लोगों में या क्रिश्चियन लोगों में जो है आप मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हो, इसी तरीके से मुस्लिम लॉ में भी मेंटेनेंस क्लेम कर सके। ठीक है, अभी आप देखो हिंदू सक्सेशन एक्ट में जो प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, उसमें बेटी का इक्वल अधिकार होता है। जैसे मान के चलो मेरे माँ बाप के, मैं एक बेटा और एक बेटी हूँ, बेटी है, ठीक है, और मेरे पापा के 10 एकड़ जमीन है, तो 5 एकड़ का मैं अधिकारी हूँ, 5 एकड़ की मेरी बहन, ऐसा मुस्लिम लॉ में नहीं है। ठीक है, तो क्या है, तो ये सब जो है डिफरेंसेज है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में कहा था कि नहीं, अब जरूरत हो गया है, हम लोग मॉडर्न एरा में रह रहे हैं, अभी अधिकार तो कम से कम सबके सेम होने चाहिए। अब कोई मुस्लिम है तो उसको मेंटेनेंस ना मिले, ये तो गलत है। तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का जरूरत हो गया है। तो अगर आपसे सवाल में पूछे कि किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत है, तो शाहबानो के केस में कहा था, जिसमें मेंटेनेंस के बारे में था। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे आपसे सवाल पूछे तो यूनिफॉर्म सिविल कोड बोलना कि आर्टिकल 44 में है, इसमें बताया गया है कि स्टेट जो है वो कोशिश करेगा कि स्टेट के अंदर, स्टेट का मतलब यूनियन के अंदर हर इंसान जो है सबके अधिकार बराबर हो, चाहे वो मेंटेनेंस के लिए हो, चाहे वो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हो, चाहे वो तलाक के लिए हो। अभी क्या है तलाक का, शादी का, हिंदू धर्म में शादी एक ही है करने का, ठीक है, दूसरा करोगे तो वो अपराध है। मुस्लिम लॉ में आप 4 करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपराध नहीं है। तलाक का ही देख लो, तलाक हम लोगों में कैसे देते हैं, हम लोगों में तो वैसे तलाक का प्रोविजन ही नहीं था, वो धीरे धीरे कहाँ से आ गया तलाक का पता नहीं, ये फैक्ट है। ठीक है, तो तलाक का कैसे सीन है हम लोगों में कि भाई एक बार जो है अगर आपको तलाक देना है तो पूरा नियम से आप जाओ, कोर्ट जाओ, फिर डाइवोर्स लो, ऐसा। ठीक है, नियम है। लेकिन मुस्लिम लोगों में क्या था, पहले इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, तलाक तलाक तलाक, बोला खत्म। ठीक है, अब वो अपने घर में अपने घर, ऐसा प्रावधान था। तो ये सब क्या था, ये सब गलत था भाई, किसी ना किसी तरीके से तो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ना, बराबर। तो ये सब था, तो इस सब को खत्म करने के लिए जो है आर्टिकल 44 बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। इसमें ये अगर लागू होता है तो क्या क्या बदलाव हो जाएंगे, शादी के लिए सबके प्रावधान सेम, तलाक के लिए सबके प्रावधान सेम, मेंटेनेंस के लिए सबके प्रावधान सेम, सक्सेशन के लिए सबके प्रावधान सेम। ठीक है, तो ये सब जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर कवर होते हैं। आपको और लिखना होगा तो अच्छे से लिखना कि हमारे देश में अभी क्रिमिनल का यूनिफॉर्म कोड है। ठीक है,
यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड है, मतलब सबके लिए लागू है, लेकिन सिविल कोड के लिए हमारे पास यूनिफॉर्मिटी नहीं है, सबके लिए एक नहीं है। इसीलिए 44 में जो प्रावधान है वो स्टेट को लागू करना चाहिए। हालांकि उत्तराखंड में लागू भी हो गया, उससे पहले गोवा में लागू था शुरू से ही, ठीक है। हाँ सॉरी, नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 45, द स्टेट शैल endeavor to provide within a period of 10 years from the commencement of this constitution for free and compulsory education for all children until they complete the age of 14 years। तो आर्टिकल 45 बोलता है, ठीक है, राइट टू एजुकेशन के बारे में, कि भाई कोई भी, ये जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ उसके 10 साल के बाद, ठीक है, जब से ये कमेंसमेंट हुआ है उसके 10 साल के भीतर ही जो स्टेट है वो क्या बोलते हैं, कंपलसरी और फ्री एजुकेशन हर बच्चों के लिए 14 साल तक फ्री करेगा, ये कोशिश करेगा, शैल इंडिवोर, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल 46, द स्टेट शैल प्रमोट द स्पेशल केयर एंड एजुकेशन इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन, ठीक है। तो मतलब कोई अभी तक आप लोगों को पता है, ये शायद 2019 में आया था, 2019 में। इससे पहले हम लोग धर्म के माइनॉरिटी के आधार पर रिजर्वेशन था, इसके बाद जाति के आधार पर रिजर्वेशन था, ठीक है, लेकिन कोई गरीब है इसके आधार पर रिजर्वेशन नहीं था, ठीक है। तो पहली बार जो है मोदी गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए जो है रिजर्वेशन का प्रावधान लाया। हालांकि इसमें भी सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे लोग गए कि इससे हमारा अधिकार छीन जाएगा, ठीक है, मतलब जिस माइनॉरिटी का अधिकार चला जाएगा, जिसको SC ST का अधिकार चला जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कोई गरीब है और उसको सच में जरूरत है रिजर्वेशन का, तो क्या फर्क पड़ता है उसको देने से, बराबर। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टक डाउन नहीं किया उसको और बोला कि नहीं ये सही है, और तब से इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए EWS कैटेगरी का रिजर्वेशन चालू हो गया, ठीक है। तो ये आर्टिकल 46 में इसका प्रावधान था पहले से, देखिए, इकोनॉमिक इंटरेस्ट एंड ऑफ द वीकर सेक्शन, ठीक है, ऑफ द इसके बाद है इन पर्टिकुलर ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स and shall protect them from social injustice and all forms of exploitation। और खास करके जो है इन पर्टिकुलरली शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए स्पेशल प्रोविजन करना चाहिए, ठीक है, ताकि उनका जो सोशल जस्टिस इनजस्टिस होता था वो खत्म हो और उनके साथ जो एक्सप्लॉयटेशन होता था उसको बंद किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल, अरे मोदी जी ने, देखिए, जब आपको पता होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन को जो इंटरप्रिटेशन का काम है ना वो पार्लियामेंट और ये क्या बोलते हैं आपका सुप्रीम कोर्ट करते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 46 में क्या था कि वीकर सेक्शन, तो वीकर सेक्शन तो इकोनॉमिकली भी हो सकता है, बराबर, या कोई शेड्यूल कास्ट भी हो सकता है, शेड्यूल ट्राइब्स भी हो सकता है जिसका एक्सप्लोइटेशन हो रहा था। तो मोदी गवर्नमेंट ने यही बोला कि वीकर सेक्शन का मतलब तो वीकर सेक्शन इकोनॉमिकली भी हो सकता है ना, तो उनके लिए प्रावधान किया जाना चाहिए। तो मोदी गवर्नमेंट ने लाया था, शायद ये 2019 में आया था, ठीक है, मैं अगर सही से रिकॉल कर पा रहा हूँ तो उसमें EWS का रिजर्वेशन लाया, उससे पहले नहीं था, ठीक है। हाँ EWS है ना, जी हाँ, जिनका सालाना आमदनी शायद 10 लाख से कम है ना, वो EWS कैटेगरी में फॉल होते हैं और उनको भी रिजर्वेशन मिलता है, 10% शायद मेरे हिसाब से उनको रिजर्वेशन मिलता है। हाँ, हर फील्ड में, ऐसा नहीं है कि उनको किसी पर्टिकुलर में, जहां जहां SC ST को मिलता है ना और माइनॉरिटी को रिजर्वेशन, वहां वहां EWS का रिजर्वेशन है। ये एक काम मुझे जो अच्छा लगता है, ये मोदी का ये एक काम मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा कि अरे आप मान के चलिए, एक एग्जांपल बताता हूँ, कोई राजपूत घर में पैदा हुआ, ठीक है, अब लेकिन किसी घर में पैदा होना किसी के हाथ में है क्या, नहीं है। अब पता चला वो उसका माँ बाप मतलब अपंग है, ठीक है, बहुत गरीब है, उसके पास पैसा नहीं है पढ़ने को, ठीक है, उस कंडीशन में अगर वो बेचारा पढ़ रहा है या उसको अगर वो पैसा नहीं दे पा रहा है किसी इंस्टीट्यूशन में और वहां पे उसको रिजर्वेशन के थ्रू उसमें अगर एडमिशन हो सकता है तो कितनी अच्छी बात है,
तो इकोनॉमिकली जो वीकर है उनको अगर मिल रहा है तो ये गलत नहीं है, मुझे सही लगा था उनका ये डिसीजन। ठीक है, किसी किसी को लगता था कि ये SC ST का जो है रिजर्वेशन खा जाएगा। मोदी गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट डाल के कहा कि सर ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी का भी रिजर्वेशन हम नहीं खा रहे हैं, जिसका जितना मिलता था उसका उतना ही मिलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हम EWS वाले को अलग से दे रहे हैं ताकि उनका भी अपलिफ्टमेंट हो। ठीक है, अब कोई जरूरी नहीं है कि ब्राह्मण घर में पैदा हुआ है तो अंबानी जैसा ही अमीर हो, एक एक ब्राह्मण ऐसे हैं जो भूखे मर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा ये नहीं है, मतलब धर्म के आधार पर ऐसा नहीं होना चाहिए था। EWS जो आया था उसी टाइम पे यही सब देखते हुए किसी कमिटी ने उनको बताया था कि भाई ऐसा ऐसा सीन है। आपको ये भी बता दूं, जब कोई लॉ आता है ना तो उसके पीछे जो है ना किसी कमिटी का रिकमेंडेशन होता है। ठीक है, कि भाई हमने अभी ये आकलन किया था, इस स्टेज पे हमने देखा है कि ब्राह्मण राजपूत भी बहुत ऐसे गरीब हैं जिनके घर में खाना बनाने के लिए पैसा नहीं है। ठीक है, तो उनके अपलिफ्टमेंट के लिए भी तो सोचना चाहिए ना, तो ऐसा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 47, द स्टेट शैल रिगार्ड द रेजिंग ऑफ द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ इट्स पीपल। ठीक है, तो ये आर्टिकल 47 बोलता है कि भाई जो भी आपके अंदर जो भी पीपल हैं, जो भी आपके नागरिक हैं, तो उसका जो है न्यूट्रिशन का ख्याल रखें आप, अच्छे अच्छे मतलब जो है उनको खाना मिले, कोई भी मतलब गलत मार्केट में सामान ऐसा ना हो जिससे उनका हेल्थ खराब हो। इसीलिए देखते होंगे आपकी फसाई वगैरह काम करते हैं, बराबर। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनका बढ़े, ठीक है, उनकी आमदनी बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक उनका पब्लिक उनका जो हेल्थ है उसका भी ख्याल रखे। तो ये सब जो है स्टेट का जो है काम है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 48, द स्टेट शैल endeavor टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन एंड शैल इन पर्टिकुलर टेक्स स्टेप्स फॉर प्रिजर्विंग and in improving the breeds and prohibiting the slaughter of cow and calves and other milch and draught cattle। ठीक है, तो ये सब जो है स्टेट का काम है। आर्टिकल 48 में बताया गया है द स्टेट शैल endeavor टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, एंड टू सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो स्टेट का जो है ये भी जिम्मेदारी दे दिया गया कि आप जो है इन्वायरमेंट का ख्याल रखोगे, उसको प्रोटेक्शन के लिए लॉज बनाओगे, और जो भी वाइल्ड लाइफ है उनका जो है आपको सेफगार्ड के लिए लॉज बनाना है। आर्टिकल 49 बोलता है इट शैल बी द ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट एवरी मोन्यूमेंट। जो भी हमारे पास हिस्टोरिक मोन्यूमेंट है उसको भी प्रोटेक्ट करने का जिम्मेदारी किसका है? स्टेट का है। तभी आपने देखा होगा कि ताजमहल में बहुत सारे गार्ड रहते हैं। ठीक है, उनका चारों तरफ से पूरा प्रोटेक्शन किया जाता है। जितने भी हिस्टोरिक मोन्यूमेंट है ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी कि उसका प्रोटेक्शन करे। ठीक है, आर्टिकल 50, द स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू सेपरेट द जुडिशियरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विसेज ऑफ द स्टेट। ये स्टेट जो है जिम्मेदारी है कि वो जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को अलग अलग रखेगा। ठीक है, अब है आपका आर्टिकल 51, यहां तक जो है आपका DPSP है। ठीक है, आर्टिकल 35 से आर्टिकल 51 तक DPSP के अंदर कवर होता है। ये 51 बोलता है द स्टेट शैल endeavor टू प्रोमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन नेशन। ये है स्टेट का कि भाई आप जो है दूसरे देश से भी दोस्ती बना के रखोगे, इंटरनेशनली पीस और सिक्योरिटी को प्रमोट करोगे। ठीक है, और कहीं पे भी डिस्प्यूट होता है तो सेटलमेंट के लिए इनकरेज करोगे, ये सब है। ठीक है, लास्ट है आपका आर्टिकल 51A, फंडामेंटल ड्यूटी। ठीक है, तो आज हमारा यही मेन था। ठीक है, और यहीं तक आपका कवर भी किया गया है। इसके बाद जुडिशरी का है, तो मैं एक दिन लेक्चर जब लूंगा तो उसमें लॉन्ग आंसर में लूंगा तो वो भी कवर हो जाएगा। ठीक है, देखिए आर्टिकल 51A, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। क्या क्या ड्यूटी? ए, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशन, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। ये बोलता है 51A का ए कि भाई जो भी भारत का नागरिक होगा वो कॉन्स्टिट्यूशन को जो है मानेगा, उसका जो है सम्मान करेगा। ठीक है, नेशनल फ्लैग जो है हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा और जो हमारा राष्ट्रीय गान उसका भी जो है उनको सम्मान करना पड़ेगा। ठीक है, अगला है आपका
बी टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड आर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। ठीक है, तो जो भी हमारे नोबल आइडल्स थे, ठीक है, आइडियल्स थे, जो जिससे भी हमें इंस्पिरेशन मिलता है, जिसने भी हमें आजादी दिलाई मोटा मोटी, उनका भी हमें सम्मान करना है और उनको हमें याद रखना है। ठीक है, इसीलिए आपने देखा होगा कि बड़े बड़े ये जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे, उनके जितने भी सरकारी ऑफिस होते हैं वहां पे उनके तस्वीर लगा होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें उनको सम्मान देना, उनके वजह से ही हम आजाद हैं। ठीक है, सी टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवर्निटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, हर भारत के नागरिक का ये जिम्मेदारी है कि भारत के सॉवर्निटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी को जो है प्रोटेक्ट करे। ठीक है, नेक्स्ट है टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंगस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटीज। ठीक है, टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन। ये बोलते हैं कि भाई हमें हारमोनी को जो है प्रमोट करना है, भाईचारे को आगे बढ़ाना है, चाहे वो धार्मिक स्तर पर हो, भाषा के स्तर पर हो या क्षेत्रीय स्तर पर हो। ठीक है, हमें उसको प्रमोट करना है और हमें महिलाओं के प्रति भी सम्मान रखना है। कोई भी ऐसा डेरोगेटरी रिमार्क हम महिला के ऊपर नहीं करेंगे। नेक्स्ट है टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आर कंपोजिट कल्चर। हमारे कल्चर के जो भी रिच हेरिटेज हैं उसकी वैल्यू को और उसको प्रिजर्व करने का भी हमारा जो है ड्यूटी है। नेक्स्ट है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट लाइक फॉरेस्ट, लेक, रिवर, वाइल्ड लाइफ। ये बोलते हैं कि हमारा ये भी अधिकार, हमारा ये भी ड्यूटी है कि हम जो भी हमारे जो वातावरण है, इन्वायरमेंट है, उनको प्रोटेक्ट करें, इम्प्रूव करें। फॉरेस्ट, लेक, रिवर, वाइल्ड लाइफ या कोई भी लिविंग क्रिएचर है तो उसको भी हमें जो है प्रोटेक्ट करके रखना है। ठीक है, ये हमारी ड्यूटी है। नेक्स्ट है आपका टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी। जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको सेफ रखना है। ठीक है, तो हम उसको वायलेंस के दरमियान उसके साथ तोड़ फोड़ ना करें, ये हमारी ड्यूटी है। ठीक है, लास्टली हु इज अ पेरेंट और गार्डियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड। ठीक है, एज द केस में बी वार्ड बिटवीन एज ऑफ 6 and 14। ये बोलता है कि हर पेरेंट और गार्डियन की ये जिम्मेदारी होगी, ड्यूटी होगी कि वो अपने बच्चों को जो है अगर 6 साल से ऊपर 14 साल से के भीतर है तो उसको एजुकेशन प्रोवाइड करे। ठीक है, तो ये सब आपके फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर कवर है। उम्मीद है यहाँ तक आप सभी को समझ में आया हो। मॉड्यूल में है आपका, सुनिए 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 सुनिए, वो आपके मॉड्यूल में है, लास्ट मॉड्यूल में। ठीक है, तो मैं एक लॉन्ग आंसर आपका ढूंढ के जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में होगा वो आपको डील कर दूंगा, तो आपका वो कवर हो जाएगा। ठीक है, पूछा एक भी बार नहीं गया है। सुनिए, प्रेसिडेंट वाला आप में नहीं है। नहीं, आप नहीं नहीं, सिर्फ आपका फंडामेंटल राइट और जुडिशियरी का है। ये मैंने देखा था मॉड्यूल में, इसीलिए मैं जुडिशियरी में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का आप लोगों को एक सवाल ले लूंगा जो आपका वो सारा कवर करा देगा। ठीक है, बाकी तो हम लोग शॉर्ट नोट 2 मार्क्स के साथ। नहीं 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 नहीं, सुनो सुनो, आप लोगों के लिए मैं इतना करके दे दिया हूँ, आप लोग वो करो, उससे ज्यादा कुछ भी मत करो। ठीक है, आप जितना ज्यादा देखोगी आपका माइंड उतना इधर उधर होगा। ठीक है, नहीं अरे मैं हाँ 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 हाँ, आप उसमें देखिए, सुनिए 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 सुनिए, उसमें आप देखिए कि मॉड्यूल 1 में आपका जो मुस्लिम लॉ है उसमें है क्या, हिंदू लॉ भी है क्या। हाँ तो, हाँ तो ठीक है, तो हाँ तो फिर नेक्स्ट सेम में भी आपको काम आ जाएगा वो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ कॉन्स्टिट्यू
हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन में भी वो कवर हो जाएगा अगर वो दोनों कवर किया होगा तो। ठीक है, ठीक है।